मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, पाकिस्तान इस स्टेट में क्यों है। पाकिस्तान बहुत बेहतर था, कराची बहुत बेहतर था। हम जब छोटे थे तो हम कहानियां सुनते थे एमेजिना की, जो सड़क थी उस पे रात को पानी डलता था। और कराची एक्चुअली हैड एन इलेक्ट्रॉनिक public transport system. Very advanced for us. Very advanced for its time, right? But then what happened? Why would you take a career in writing? Kitab mein you can go deep into the subject. There's a unique connection you have to a very famous person, a famous painter, Sadiq Khan. Dada Sadiq Khan was not just a great painter. He was just larger than life. Came from a family of creative expressionists. And I can tell you, growing up was difficult. You grow up and you see paintings all around. The first question is, do you paint? I should have asked you. I can't draw a cat. People like him are institution. In 1966, when Zulfikar Ali Bhutto was the commerce minister, he came to our home. My grandmother started cleaning his room. He comes, he sort of asks, why are you cleaning my room? And she's like, oh no, Bhutto साहब आने वाले हैं. He's like, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ बैठेंगे जहाँ मैं बैठता हूँ. मैंने तो नहीं कहा कुछ कि वो आए या ना आए. एक अच्छे लीडर के अंदर क्या खूबियाँ, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सिब्तैन नकवी से, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक मीज़ान बैंक और उनके CEO के बारे में इरफान सिद्दीकी साहब, और एक डॉक्टर इशरत हुसैन जो गवर्नर स्टेट बैंक रह चुके हैं और IBA के डीन भी रह चुके हैं। तो हम उनसे मालूम करेंगे कि व्हाट मेक्स ए ट्रूली गुड लीडर। Check out this episode of Digitales. Sibtan Naqvi, how are you today? Very well, Faizan. It's a pleasure to be here. Thank you so much for having me. Thank you for taking the time. We ran into each other. Mizan पे हम थे और वहाँ पे you had signed off on the book. और फिर मैंने I flipped through the book और मीज़ान बैग की पूरी आपने स्टोरी जो है, पूरी स्टोरी आपने from zero to where it is today आपने लिख के सबको for the world to see समझा दी। लेकिन मुझे इसमें एक सवाल ये है, why would you take a career in writing in a world today that is not used to writing? आजकल राइटर्स कहाँ बनते हैं? हर बंदा तो वीडियो कंटेंट, आपके सामने एक कंटेंट क्रिएटर आया हुआ था 10 मिनट पहले जिसने पूरी एक फैन फॉलोइंग बनाई हुई है आफ्टर कॉर्पोरेट करियर जस्ट मेकिंग वीडियो कंटेंट। तो राइटिंग की तरफ व्हाट वाज द मोटिवेशन कि यार मैं जाके किताबें लिखूंगा और दुनिया को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दूंगा ऑन सर्टेन टॉपिक्स? Yeah, that's a good and fairly complicated question, but I'll try to answer that. लिखने का शौक था और वालिदैन की तरफ से, टीचर्स की तरफ से बड़ी encouragement भी मिलती थी और got an early start when I was in my teens. तो जो डॉन का जो मेन अखबार होता है, जो ईओस कहलाता है, उस जमाने में वो संडे मैगजीन कहलाता था। तो an article was published at a young age and that sort of gave the confidence पे वो O levels A levels में अंग्रेजी में अच्छे नंबर आ जाते थे तो वो भी अच्छा लगता। और पढ़ने का शौक था, reading. I used to read the books of my cousins and elder cousins and siblings and whatnot. तो वो होते होते फिर वो आर्टिकल्स से फिर एकेडमिक पेपर्स से फिर पहली किताब लिखने का मौका मिला IBA की हिस्ट्री का। और वो शौक से यूं किया क्योंकि कुछ अरसे से मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि पाकिस्तान इस स्टेट में क्यों है, जिस स्टेट में वो है। तो जब थोड़ा मुल्क से बाहर निकलने का मौका मिला, थोड़ा पढ़ने का मौका मिला, थोड़ा तारीख पे पढ़ने का मौका मिला, तो एक तो ये चीज़ पता चली कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, दिस इज द 2010s, पाकिस्तान बहुत बेहतर था, कराची बहुत बेहतर था। हम जब छोटे थे तो हम कहानियां सुनते थे कि बंदर रोड यानी कि एमेजिना की जो सड़क थी उस पे रात को पानी डलता था और ट्रैम था, यानी कि कराची एक्चुअली हैड एन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Very advanced for us. Very advanced for its time, right? And then वो कहानी तो सबने सुनी है ना कि वो एमिरेट्स को PIA ने बनाया और साउथ कोरिया ने इकोनॉमिक प्लान लिया एंड ऑल दोस थिंग्स, सिंगापुर वगैरह। सो ये था कि सवाल उठता था कि बट देन व्हाट हैपेंड? इट्स नॉट लाइक वी हैव बीन इन्वेडेड लाइक अफगानिस्तान और देयर इज continuous war happening like in Sudan or other places. तो उससे फिर
जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो बातें होती हैं वो होती हैं सियासत के बारे में. सो यू पिक अप द न्यूज़पेपर और आप खबरें सुने, तो उसमें एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू पॉलिटिक्स कि जी हम ऐसे हैं बिकॉज सियासत ने हमें सियासत ने हमें बर्बाद कर दिया. फिर वही बात है कि when I started reading, then other models started coming up that India, for instance, if you ask anybody कि what was India's greatest decade, it's taking off point. So people say the 90s, right? 1991 was when Manmohan Singh enacted the financial reforms, and then वहां से फिर IT and everything else takes off. लेकिन बहुत कम लोग ये बात करते हैं कि उस साल जो है वो इंडिया में 8 प्राइम मिनिस्टर्स थे, जिसमें से एक प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर था वो 12 दिन का था. और ये जो प्राइम मिनिस्टर्स थे ये 3 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से थे. सो देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. एंड देन इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट अदर प्लेसेस तो आपको नजर आता है. सो फॉर इंस्टेंस यूके अ फ्यू इयर्स अगो हैड 3 प्राइम मिनिस्टर्स इन अ ईयर. अभी जो है वो लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन फ्रांस. द प्रेसिडेंट मैक्रोन कांट गेट ए प्राइम मिनिस्टर. आई थिंक 5 बदल गए इन द पास्ट ईयर एंड हाफ सिंस 2024. लेकिन क्या वो मुल्क डिक्लाइन पे हैं? क्या वो तबाह हो गए? क्या उनकी पब्लिक सर्विसेज बिल्कुल कोलैप्स कर गई? नहीं. फिर हमारे यहाँ तो ये तो फैजान ये चीज तो आपने फिर एलिमिनेट कर दी कि इट्स नॉट पॉलिटिक्स. फिर ये होता है कि हमारे यहाँ करप्शन की बहुत बात होती है. तो हर जगह होती है, हर जगह होती है. बल्कि इतनी होती है कि फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी वाज अरेस्टेड अ फ्यू वीक्स बैक फॉर करप्शन. Malaysia में प्राइम मिनिस्टर नजीब was involved in a $4 billion IMD or something. Yeah. So इसी तरह US में there's a Pelosi index which now tracks Nancy Pelosi's stock holdings and how much insider information को मिल रही है. और and again going back to India to 2004 या 5 में जब India was giving out telecom licenses, तो उस वक्त जो है वो $40 billion का स्कैम हुआ था ऑन दोज लाइसेंसेस. तो $40 अरब, $40 बिलियन की बात हो रही है यहाँ पे. सो डिड इंडिया कोलैप्स? नो, इट वाज पोस्टिंग 8-9% जीडीपी ग्रोथ थ्रू आउट द 2000s. सो इस चीज को भी फिर एलिमिनेट कर दिया कि भाई अगर पॉलिटिक्स भी नहीं है, करप्शन भी नहीं है, तो फिर मसला क्या है? तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग मोर इनटू इट एंड द आंसर सीम टू बी institutional decay or dysfunctional institutions. तो अच्छा, ये कोई मेरा कोई बहुत ओरिजिनल थॉट नहीं है. ये पिछले साल का जो नोबेल प्राइज मिला है इन इकोनॉमिक्स, वो मिला है 2 एकेडमिक्स को, एसिमोग्लू एंड रॉबिन्सन, जिनकी किताब आई थी आज से कोई 10-12 साल पहले, Why Nations Fail. That is what this book is. That book is about कि एक मुल्क की जो तकदीर होती है वो सियासत या करप्शन या इस किस्म की चीजों से नहीं होती है. द फाउंडेशनल थिंग इज द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस. और अगर आप पाकिस्तानी इसको देखें, कोई हमें बज़ाहिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है. हम जब बाहर जाते हैं तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, राइट? हम सब कुछ कर लेते हैं. हमारे यहाँ के लोग सिटी बैंक में कहाँ गए हैं, दूसरी इदारों में कहाँ गए हैं. वी हैव ग्रेट engineers, doctors, lawyers, XYZ, and there are great people here in Pakistan as well. So then, at least to me, and of course one can disagree, but for me, the cause of our state being close to sub-Saharan Africa, अगर आप Human Development Index पे देखें, तो that's where Pakistan falls. And it's ridiculous for a nuclear powered nation to be over there. और वही बात है ना फैजान, कि हम न्यूक्लियर वेपन तो बना सकते हैं, लेकिन we can have a nuclear program, लेकिन हम सड़क ठीक नहीं कर सकते. तो something खाना नहीं खिला सकते. लोग खाना नहीं खिला सकते. कोई 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं है, वगैरह वगैरह. I can go on and you can go on. But why would you not? So this whole narrative जो है, मतलब why would you pick a medium of writing and not use video in आजकल के दौर में? क्योंकि writing तो ठीक है, एक अच्छा मीडियम था और बहुत अरसे से चला आ रहा है, राइट? मतलब हम्मुराबी के जमाने से जब राइटिंग इन्वेंट हुई थी, लेकिन अब वो जमाना गया, अब तो इसका जमाना है. तो मीडियम क्यों नहीं चेंज किया? मीडियम बिल्कुल ऐसी बात है ना कि अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं दुनिया के बेस्ट ओपनर्स के बारे में, क्रिकेट की अगर मैं एनालॉजी यूज करूं,
तो मेरी फेरिस पे जो सबसे पहले नाम आता है वो एलिस्टर कुक का आता है। बट अगर आप सोचते हैं कि एलिस्टर कुक के कितने शॉट्स थे तो उसके सिर्फ 2 ही थे। He leaned into what he could do, which is a nudge towards a leg side or cover drive. तो you play to your strength. तो मेरी जो strength थी वो ये थी, and I never really thought कि I should do something else. Secondly, किताब की एक I'm not saying videos aren't serious, but किताब में you can go deep into the subject. For instance, if I am writing a complex thought, or if I'm trying to capture, जैसा आपने कहा मीजान बैंक की पूरी स्टोरी, सो अगर वो वीडियो होगी तो वो तो फिर नेटफ्लिक्स सीरीज हो सकती है। तो क्या आजकल की किताब पॉडकास्ट नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कई सीरीज आप कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माय ओन पर्सनल इंक्लिनेशन एंड व्हाट आई थिंक द मार्केट needs, shelf life के तौर पे and all that. So there's no right or wrong about it. It's just a personal preference. Yeah. तो अब जब let's say most recent हम बात करते हैं कि you talked about Mizan as an institution. What surprised you as you were discovering the story, you know, and what had taken place? So there were some things which were very apparent upfront, right? So and those are the kind of lessons that one takes in B school. कि जी पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सबको कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए वगैरह, सबको पता है। वहां उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। सो क्यों था ये, क्या इसमें क्या व्हाट वाज द यूनिक पॉइंट कि यार सबको पता है कि ये लिस्ट हम इम्प्लीमेंट करनी है, इम्प्लीमेंटेशन में फर्क क्यों था वहां पे? इट कम्स फ्रॉम टॉप डाउन। सो लीडर में फर्क था, लीडर में फर्क था। दूसरी चीज जो है वो मीजान का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप। इरफान साहब इज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO in a bank in the history of Pakistan. So no other bank, at least that's my research and I'm happy to be corrected, no CEO in Pakistan has been the CEO of a bank for 28 years. Not just that, but उनके जो number 2 थे, आरिफ सलाम साहब, he was there for like 25 years. So होता क्या है कि अगर आपको पता है कि ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है 5 साल की, मैं 5 साल कर लूंगा, फिर अगली बनाऊंगा, so that comfort comes in. बट कोई कभी भी लीडरशिप पोजीशन में इस माइंड के साथ नहीं आता कि मैं 28 साल बैठा रहूंगा। ये भी चक्कर है ना, और उनको बैठने भी नहीं देते। तो आप तो हर साल एक साल या 3 साल, मैक्सिमम 3 साल की स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे होते हैं, राइट? बिकॉज यू नो कि यार यू नो आई नीड टू प्रोटेक्ट माई पोजीशन एज वेल। एक तरफ इदारे की सक्सेस हो, फिर एक तरफ मेरी पोजीशन भी तो है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स इफ इट्स योर बिजनेस, इट्स योर इक्विटी, ठीक है, इट्स रिटर्न ऑन दैट इक्विटी। इफ इट्स अ जॉब, इट्स सिक्योरिटी ऑफ इनकम। तो यू कांट थिंक बियॉन्ड 2 years at max. But that is more about your problem ना। स्ट्रैटेजी तो होती ही लॉन्ग टर्म है। उन्होंने एक विजन है उनका एक मिशन स्टेटमेंट है, एंड दे आर फॉलोइंग दैट थ्रू स्ट्रैटेजी। And you felt that they were following it. They were following it. क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम you know we see writing done on behalf of institutions, and this is something that you took up, or did they ask you to write the book and it was a paid assignment? It was I would say it was a symbiotic relationship. I wanted to write it and they were happy for someone to document it. My interest started in Mizan Bank when I was at HSBC, and there was a financial crisis. So I was on the investment corporate banking desk, and the bank took some serious hits in the Middle East and North America because of the subprime mortgage. तो उस जमाने में the shop was basically closed. हम आते थे, बैठते थे, meeting होती थी. So there was a lot of time to read. And at that time, a lot of these publications like Financial Times and New York Times had gone digital. So you didn't need a subscription. तो मैं आता था और कोई 3 घंटे बस पढ़ते रहता था, और शाम को ही पढ़ता काफी था। So कुछ आर्टिकल्स थे, स्पेशली मुझे याद है एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था,
उससे कंपेयर किया था इस्लामिक बैंक्स टू conventional banks. So conventional banks had taken massive hits, not just HSBC, but Citi and RBS वगैरह वगैरह. And Islamic banks ने नहीं लिया था. No, I had no clue about Islamic banking other than this vague thought कि ये interest नहीं लेते. But because वो कर नहीं रहा था तो इतना उसके बारे में सोचा भी नहीं कभी. So I started thinking that there's something happening. कुछ तो है कि all of these great people from HBS and Stanford and all of these things made such basic errors of over leveraging. You understand finance, I understand finance. It's a very common thing कि क्यों आप leveraging कर रहे हैं. So this Gordon Gekko's greed is good thing, which corporate America was in love with right from the late 70s, 80s. That kind of crashed in 2008. But Islamic banks didn't. So वहां से फिर मुझे interest शुरू हो गया था, and then it acquired HSBC. So that piqued my interest even more. So eventually when this conversation started, and it started by happenstance as to many good things in life, I jumped at it. And going back to my earlier comment that I wanted to understand what makes good institutions, what makes weak institutions. And the idea is to document a number of these institutions so that we come to this understanding that if Pakistan has to rise, it has to rise through its institutions, particularly its public institutions. Not so much private. Private bhi important hai. But, and by institutions, I mean not just things like PIA, but institutions, judiciary, bureaucracy, वगैरह. What about the concept of success bias? जहाँ पे looking back at something that was successful, मतलब आप patterns ढूंढते हैं to justify कि यार ये success इस वजह से हुआ था क्योंकि ये था और अक्सर ऐसी भी चीजें होती हैं जो obvious चीजें नहीं होती हैं और अक्सर ऐसी भी चीजें होती हैं जो literally किस्मत या timing है कि यार आप सही वक्त पे सही जगह खड़े हुए थे और आपकी गोद में आके एक चीज के बिल्कुल ऐसा ही है. तो why writing में I find कि जब भी कोई इस तरह डॉक्यूमेंट करना चाह रहा है कोई सक्सेस को, they're trying to justify the success. कभी भी वो ये नहीं कहते कि यार actually you know what, वो सही वक्त पे सही जगह था, everything else is the same. मीजान के बारे में ये कहना यूं मुश्किल है क्योंकि वो पायनियर है. तो सही वक्त पे सही जगह था, सही वक्त पे सही जगह था, लेकिन उन्होंने उसको सिचुएशन को क्रिएट भी किया. So there was no नहीं pressure behind them. एक तरह से तो देखें वो भी तो था ना कि you're coming off of sort of a very पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन का एक पूरा फेज आया था. Agreed. ठीक है ना. इस्लामाइजेशन का फेज कब आया था? 80s के अंदर आया था, थैंक्स टू जनरल ज़िया. वो लोग कौन थे जिनके अंदर वो सीमेंट हुआ था दैट थिंकिंग, लेट्स से समवन हु इज एट द एज ऑफ लेट्स से 10 to 20, you know, because at that time you're ripe, आपकी cognition develop हो रही है, thinking, opinion, etc. वो जब लोग अपने 30s या 40s में आए, मिड करियर में आए, वो इस्लामाइजेशन का एक अंदर बैठा हुआ है उनके अंदर कीड़ा, और जब आपने स्पार्क किया कि यार व्हाट इफ देयर इज एन इस्लामिक बैंक, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि that generation sits with that mindset, you know. So when Irfan Sahab conceived this in the early 90s, वो 80s का भी वो नया था तो इतना वो नहीं था. So even if we accept your argument that tremendous tailwind था, ठीक है, अगर यही बात होती तो उसके बाद जितने भी Islamic banks आए, they would have had similar levels of success, and many of them were very well resourced, right? For instance, there's Dubai Islamic Bank, right? There's very well resourced, नाम भी बड़ा strong है Dubai. It came in, Mizan Bank became a commercial bank in 2002. उससे पहले it was Al Mizan Investment Bank. 2005 में जो है DIB आ गया था. उसके बाद multiple banks आए, और banking industry had all the time in the world to start a Islamic bank or open lots of Islamic branches and crush this new entrant. जो entrenched player होता है उसके पास तो बहुत बड़ा advantage होता है, right? So if I start a ride-hailing company today, there are other ride-hailing companies that can simply destroy me by some penetrative pricing, some advertising, जो भी उनके पास एक already बहुत strong base होता है.
So if it's just a matter of tailwind, and I'm not disputing that there is, obviously the market is there, and that's why it took off so well. But if that was the case, then all Islamic banks would be doing extremely well. It wouldn't be the case that one institution is 1/3 of the entire Islamic finance landscape of Pakistan. Itna zyada wo nahi hota. And then there are other reasons also of its success. आपने पूछा कि सरप्राइजिंग चीज मिलें क्या थी, तो एक तो मैंने आपसे कहा कि वो जो टेक्स्ट बुक लेसन्स हैं वो सबको पता है, लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरह हो रहे थे. But the second thing is we say things like ethics are important. हर लॉ स्कूल में या बी स्कूल में वो एक एथिक्स का कोर्स होता है जो हम सब लेते हैं कि भाई इजी ए हो जाएगा इसमें. But and to be honest, there's a lot of cynicism about it also. And I had that cynicism. क्योंकि मैं कहता था यार ये चीजें यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छी लगती हैं, लेकिन come on, it's a cutthroat world, it's a dog eat dog, it's greed is good, वगैरह वगैरह. Gordon Gekko बनो, ये करो वो करो. Look at other people in the market. Are they really good guys? Not really. I come to Mizan and I notice that Mizan has a very ethical culture. And a lot of people ask me during the writing the book and after its publishing, after its launch, कि जी वो फर्क क्या है. जो मेन फर्क है वो ये है कि दूसरे जो बैंक्स हैं अक्सर और दूसरी जो कॉर्पोरेशंस हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल मैनेजमेंट. यू लुक टू योर लेफ्ट, यू लुक टू योर राइट, यू लुक एट द बैक कि भाई कहीं से कोई अटैक ना हो. ठीक है, we live in a very politicized, political, like I said, cutthroat environment. And unfortunately, cutthroat boils down to a zero-sum game. कि जी अगर मुझे प्रमोट होना है तो इसका मतलब है कि एक ही बंदे को प्रमोट होना है, तो that means it's a zero-sum game. Somehow, Mizan was able to cut through that. How is that? क्योंकि प्रमोट तो एक ही हो सकता है ना, टीम लीड तो एक ही होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होगा. Absolutely. They were able to do that because fundamentally they built a team who weren't looking to climb the corporate ladder at the expense of their values or their soul. So I can flip that and say it's a team of mediocrity. It's a team of people who work in Mizan for a bigger cause. So it's very difficult to understand that. So they want the lifestyle that comes with income of a bank while staying close to Islam. Yeah. It's base. So पैसे अच्छे कमाने हैं, माहौल अच्छा चाहिए, लेकिन मुझे अपना मजहब नहीं दूर करना है. Yeah. So basically, you can be in a very mission-driven NGO. ठीक है, और a mission-driven university. लेकिन mission-driven corporation जो है ना, वो एक बड़ी यूनिक चीज है. And उसमें वो अगर हो जाए कि जी आपको ये पता है, this is a normal belief ना, कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम सही है. It is approved by my religion, my faith. And if I do it well, then I do it well. So the rewards are the byproduct of doing the right thing, something you believe in, doing it well. So let me ask you this, right? A lot of people send you, I'm sure you researched this, you know, क्योंकि a book लिखी है on a subject like Islamic banking. There's a big perception that Islamic banking is just legal mumbo jumbo for doing this. कान इधर से पकड़ लें, right? कि मतलब end में profit तो दे ही रहे हैं, आप return दे रहे हैं अपने shareholder को एक तरह से, right? और अगर आप एक concept लें कि यार interest in a sense क्या है? जो interest, आजकल interest rate चल रहा है, let's say I take an interest rate on average. It is against inflation. It is just a hedge to inflation. मतलब it's not usually जो आप किसी को loan shark बने हुए हैं कि आपने उसको दिन के 10% पे आपने एक loan दिया हुआ है. Essentially आप कह रहे हैं कि यार आपने invest किया है, इस investment का ये return है, and most of the time that return is not even beating inflation. तो आप तो बैंक में पैसे रख के नुकसान कर रहे हैं. तो traditional interest rate, how is it a bad thing? क्योंकि आप तो पैसे बैंक में रख के नुकसान कर रहे हैं. You could have actually invested somewhere else and made more money. So how is Islamic banking any different from that same concept that I'm highlighting? देखिए ये जो technical side है, this was covered but not in great detail, right? I mean, yes, and it's not present in the book because the idea was not to write a
justification of And again, banking. this is my asking of you, as you were studying it, I'm sure, knowing the person you are, you went into the detail of it. I went into the basic understanding of it, but to get a firm understanding of these products and then to justify it the way you're asking them, there are people far better educated or more familiar with these things, right? So they're the product people over there, or Irfan Saab himself, or they're Sharia scholars. मेरा जो purpose था वो था from a very top down, high level. कि जी, what is this story about this institution which was the smallest bank in 2002 and it broke into the top 5, which other banks could not do, who have been there, who are backed by very strong family groups, have not been able to do. And it not only did it break into that, but it changed the character of the industry to the point where even the biggest skeptics of Islamic banking within the banking industry cannot now ignore having a branch or a window, or in fact, one of them has actually now converted. And 2 years ago, Faisal Bank converted. And we might see more of those in the future. So the idea was to study this, and the idea was to then figure out that how do you set up a strong culture-driven institution, make it succeed in Pakistan without compromising. Now, ये जो without compromising culture है, this happened during the book, of the writing of the book. But the main thing was to study how do you set up a strong institution, right? So, for instance, IBA है, and it goes, like I said, goes back to my early writing. कि जी, IBA के बारे में when I was there as a student, तो वो सुनते थे कि जी IBA is semi-public. Now, Faizan, there is no such thing as semi-public. It's a public institution, as public as Karachi University or NED or any other university in Pakistan. But वो semi-public उस पे इस वजह से लगा हुआ था because the idea that it's a public institution and yet it's so well run and it seems like a private university, people couldn't grasp that. But it is completely public. So SIUT के बारे में लोग सोचते हैं कि it is a private institution. It's not. The S in SIUT stands for Sindh. So by studying these institutions, उम्मीद ये होती है कि कोई पढ़े और कहे कि जी ये प्लेबुक है, ये सक्सेस का, इसको इम्प्लीमेंट कर, ये मैनुअल है. एंड अगर आपने मीजान की किताब पढ़ी है तो उसमें तो वो ओवर्टली हुआ है, यानी कि नॉर्मली वो कोवर्ट होता है कि वो आपकी उम्मीद ही होती है कि वो कोई पढ़े तो उसमें से वो लेसन्स ड्रॉ कर ले. जैसे कि आप कोई अच्छा नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें से आपको एक कैरेक्टर स्टडी मिल जाता है. इसके अंदर इट्स ऑब्वियस, इसके अंदर इट्स ओवर्ट कि भाई अगर आप बहुत मसरूफ हैं और आपको सिर्फ ये देखना है कि अच्छा जी व्हाट्स द प्ले बुक, तो फिर ठीक है, आप स्टोरी ना पढ़ें, आप यही पढ़ लीजिए कि वो व्हाट वर द salient features, या how was it done, या what are the key points that you can take out of it. And some people are reading just that. I've been told, वो मुझे कोई मैसेज करता है कि जी मैंने से वो पढ़ा और बहुत अच्छा लगा. So इसको अगर मैं कहूँ कि जो मीजान की सक्सेस को एक लफ्ज में डिस्क्राइब करें, what is that word? For me, that word would be culture. और यही मैं सवाल करूंगा IBA के हवाले से, which is your other book that you've written. Yeah. What would be that word? देखिए, IBA has been cyclical. It's had highs, it's had lows. So that is the word, cyclical. हाँ, cyclical है. And it was a very good respondent to the time. मैं, for instance, ये जो semi-government आता है, so IBA only became a degree awarding institution in 1994. उससे पहले Karachi University की होती थी. And as you know, the main campus is in fact inside the Karachi University grounds. बिल्कुल. 80s में, if you have lived in Karachi or if you're familiar with Karachi was going through a lot of political turmoil. Strikes होती थी, बंद होता था, ये होता था. एक certain party ने जो academic institutions को खासा dominate करना शुरू कर दिया था. And those academic institutions would often be shut down. मेरे cousins हैं who went to NED University, उनकी अगर 4 साल की डिग्री है तो वो 6 साल में हुई. इम्तिहान कैंसिल होते थे, कुछ लोग पर्चे फाड़ देते थे, कुछ और होता था. To respond, IBA became very discipline oriented.
सो अगर आप आईबीए के 80s के लोगों से बात करेंगे, ग्रेजुएट्स से, वो कहेंगे जी आईबीए का डिसिप्लिन बड़ा स्ट्रांग था. दे गोइंग टू टॉक इन दोस टर्म्स. अगर आप आज बात करेंगे, आज उस तरह से बात नहीं होती. आज एकेडमिक एक्सीलेंस की बात होती है, आज आपकी जो है वो लैटरल थिंकिंग के ऊपर बात होती है. अब नाउ इट इज अ फुल 5,000 student strength university offering multiple programs. So IB has been responsive, like a fairly nimble institution, and it's cyclical. It's responsive, वगैरह वगैरह. So each institution brings their own flavor. मिजान का जो मेन चीज है, देखें जहां तक प्रोडक्ट्स की बात है, श्योर दे क्रिएट इस्लामिक प्रोडक्ट्स, बट आर दे क्रिएटिंग समथिंग व्हिच एब्सोल्युटली नो वन एल्स कैन? you can, right? It's not like a proprietary Coca-Cola formula कि जी वो सिर्फ मुझे पता है इसका सीक्रेट. सर्विस क्वालिटी यस बहुत अच्छी है, लेकिन आप कर सकते हैं. वो जो यूज करते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड, वो तो एक हार्वर्ड के एकेडमिक ने डेवलप कर दिया था. उन्होंने इन्वेंट तो नहीं किया वो मेथोडोलॉजी. सो आप भी वो यूज कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, बट वो कल्चर को रेप्लिकेट करना, एंड दैट अगेन कम्स फ्रॉम वेरी टॉप डाउन. सो अगर टॉप को मैं कहूँ कि एक वर्ड में डिस्क्राइब करें मीजान के जो लीडरशिप है, व्हाट वुड बी दैट वर्ड? One word, it'll have to be humble. For a bank CEO or a founder to be humble is usually very contradictory. It's almost unprecedented because we grew up hearing कि यार bankers are a बैंकर का जो सीईओ, हाँ बिल्कुल ऐसी. बट लीमन ब्रदर्स की फॉल वाज बिकॉज ऑफ द एरोगेंस ऑफ इट्स लीडर एट द टाइम. ठीक है, वो इट्स वेरी कॉमन. तो ह्यूमिलिटी क्यों थी? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बैंकर के अंदर ह्यूमिलिटी है? क्या वो मिशन ड्रिवन बैंकर था? क्या वो मजहब था? क्या उस ह्यूमिलिटी का सोर्स क्या था? देखेंगे तो एक दिस इज अ कैरेक्टर स्टडी, एंड उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आई एम लिटरली डूइंग दिस फॉर अ बिगर पर्पस एंड दिस इज बीइंग डन थ्रू मी. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. जब मैं किताब लिख रहा था तो मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था टू कन्विंस इरफान साहब टू टेल मी द एक्चुअल अकाउंट्स व्हिच हैपेंड and his role. So he was extremely reluctant to talk about himself. But obviously, if you're talking to a company's founder, the founder's story is the company's story, at least for the first few years. अगर आपने ये East River बनाया है, so if we write a case study or institutional history of East River, a lot of it will be what you were doing. You conceptualized it, whether the name, the concept, the values, the mission statement, jo bhi hai. You may have even had a small team, but you had the deciding vote, right? This is your brainchild. So, or it's like writing the history of Pakistan without talking about Qaid-e-Azam, right? It's almost impossible to do that. So, but Irfan Saab was extremely reluctant to do it. कोई और आदमी होता तो वो तो he would have embraced it. Loved it. It's all about me, my vision. Look, I've done it. I've done it in the face of skepticism from the market, without products. कुछ भी नहीं था, हमने बनाए हैं, हमने बताया कैसे करना है. देखिए ना, ये तो हमारा पूरी अब तो इंडस्ट्री वो कर रही है, मैंने तो पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया. स्केप्टिसिज्म की वजह क्या थी? स्केप्टिसिज्म की वजह यही है ना कि वही जो आप जो कह रहे हैं आज भी है वो, हालांकि अब वो काफी ब्रेक डाउन हो गया है. मोर एंड मोर पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग इट कि जी ये तो प्रॉफिट कहते हैं, इंटरेस्टिंग कहते हैं. बात हुई है कान यहाँ से पकड़ो, कान वहां से पकड़ो, शॉर्टकट है. सम पीपल कॉल इट कंप्लीट, इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ स्मोक एंड मिरर्स टाइप थिंग. तो अगर वो आज है with so much case studies and other things and conferences हो रही हैं, और कल जो है वो एक IBA में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामिक फाइनेंस, उसका 10th एनिवर्सरी का इवेंट है, तो 10 साल से तो वो चल रहा है. लम्स का अपना है, किसी और यूनिवर्सिटी का अपना है ये इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर सेंटर.
उसके बावजूद आज भी स्केप्टिज्म है. सो यू कैन इमेजिन कि स्केप्टिज्म जब 1997 में इन्होंने अलमीजा इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया था तो कितना होगा. तो क्या एक तरह से कह सकते हैं कि वो फियर था कि वो रिकॉर्ड पे नहीं आना चाह रहे हैं, बिकॉज देयर इज सो मच स्केप्टिसिज्म इवन टुडे? नहीं, देयर इज नो फियर ऑफ कमिंग ऑन रिकॉर्ड. वो आपको पूरा बता देंगे. आई एम जस्ट सेइंग, आपने कहा कि व्हाट वाज द वन वर्ड दैट विल डिस्क्राइब, उसको मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक ह्यूमिलिटी is that he did not want to necessarily take the acknowledgement entirely for himself. He was comfortable in acknowledging barakat. How much time did you spend with him one-on-one in writing this book? Well, over a period of 4 or 5 years, we would have considerable meetings. I mean, we're talking hundreds of man hours. Hundreds of man hours. What were you surprised by? So if humility is how you described him, what surprised you? Yeah, this I was not expecting. मतलब humbleness तो आपने obviously सुना होगा, बात लोगों के सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं था. ठीक है, humility देखी नहीं थी इस लेवल पे from someone who's so successful. इस लेवल की कभी नहीं देखी और अभी तक नहीं देखता. और बड़ा मुश्किल होता है फैजान. ह्यूमन बीइंग्स आर बाय नेचर, हमें कुछ चीज होती है कि हम, एंड इसी वजह से आई डोंट नो हाउ रिलीजियस यू आर, बट एक जनरल वो है ना कि इब्लीस में क्या वो चीज थी. ठीक है, लाइक दिस कि यार व्हाई शुड आई बाउ डाउन, आई एम मेड ऑफ नूर एंड फायर एंड यू नो क्रीचर ऑफ मड व्हाटएवर. हमें एक चीज होती है कि हम कहीं किसी मकाम पे पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक ये होता है कि इट्स अकड़ आ जाती है, इट्स मी, मैं पहुंचा हूं यहाँ पे, मैं पहुंचा हूं ना, मैंने किया यार, मुझे पहुंचाने वाला मैं ही था. हाँ, इट्स ऑल अबाउट मी. ठीक है. द ग्रीक्स कॉल दैट्स ह्यूब्रिस, एंड इन ग्रीक mythology this is the downfall of every hero who's had a downfall. चाहे वो एजैक्स हो, चाहे वो बेलेफ्रॉन हो, कि जी मेनू, इट्स मी, आई हैव डन इट. हमारे यहाँ तो अगर कोई किसी इदारे में किसी पोजीशन पे आता है तो उसमें एक अकड़ आ जाती है. आई हैव मेट अदर कंपनीज डायरेक्टर्स और वीपीज और सीनियर मैनेजर्स, उनमें अच्छा खासी वो होती है, अकड़ होती है. एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, हर जगह होता है, हर जगह होता है. तो इस लेवल की सक्सेस और इस लेवल की ह्यूमिलिटी मैंने कभी नहीं देखी है. डज दिस ट्रेट, अगर एक आपका टॉप लीडर इस ट्रेट को कैरी कर रहा है एंड टू द लेवल दैट यू आर सेइंग कि मैंने कभी जिंदगी में किसी को नहीं देखा एट दिस लेवल एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन आवर्स गुजारने के बाद, ये जो सिंगुलर ट्रेट है ये पूरे इदारे में कैसे, क्या फैलती है नंबर वन, या सिर्फ उनमें ही रहती है, और अगर फैलती है तो कैसे फैलती है? बाय शेयर एग्जांपल. आप देखते हैं कि मेरा सीईओ क्या कर रहा है. अगर मेरा सीईओ ब्लैक सूट रोजाना पहनता है और उसकी रोलेक्स की घड़ी है, तो मेरी कोशिश होगी कि एज सून एज मैं वो घड़ी अफोर्ड कर सकूं तो मैं वो घड़ी ले लूं और मैं वो उस तरह का सूट पहनने लगूं. सो आई स्टार्ट इम्यूलेटिंग दैट पर्सन. इट्स वेरी ऑब्वियस. बिल्कुल ऐसी बात है ना कि आप किसी रॉक स्टार को, किसी म्यूजिशियन को आप बड़ा हीरो वर्शिप करते हैं, you'll take on some mannerisms if you are impressionable like that. Corporate world में तो बहुत होता है. You try and fit into that culture. So if the CEO is a certain way, it flows down because you want to emulate them. Because the individual wants to emulate. Because the individual wants to emulate, क्योंकि उसको पता है ना कि अगर मैं इन odds होऊंगा तो मैं फिट नहीं हो रहा. तो मुझे फिट होने के लिए उस तरह बनना पड़ेगा. मैं फिट होऊंगा. अच्छा, फिर वो वहां पे जो है वो ये है कि वो फिट भी है एंड देन सेल्फ वो इंटरनल फेथ भी है. तो दैट प्रूव्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू डू इट. मैं आपको इरफान साहब के एक ट्रेड बताता हूँ, ह्यूमिलिटी का है, हार्ड वर्क का है, जो भी. रमजान था, उनका फोन आता है इफ्तार के बाद कि जो है, अच्छा होता क्या था, आई वुड सेंड अ चैप्टर ड्राफ्ट एंड देन वी वुड सिट डाउन एंड डिस्कस इट. एंड द आइडिया वाज आमने सामने बैठ के बात अच्छी होती है रादर देन जूम पे या फोन पे. तो उनका फोन आता है मुझे इफ्तार के बाद कि जी आप कल सुबह सहरी के बाद क्या कर रहे हैं.
this very strange question, you know, सहरी के बाद क्या कर रहे हैं? And I said, I didn't even have a proper answer कि मैं क्या कर रहा हूँ. Maybe I'll be sleeping or I might be reading या जो भी है. तो before I could answer, he said कि कल हम सहरी के बाद मिल सकते हैं. मेरी एक फ्लाइट है और फिर वो I have a meeting with finance minister वगैरह वगैरह. And I assumed he's saying कि हम Zoom पे मिलेंगे. तो मैंने कहा कि जी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ. उनका नहीं, वो तो हमारी तो इन पर्सन होती है. तो मैंने कहा अच्छा जी. एंड देन विद इन दैट शॉर्ट टाइम पीरियड मुझे ये ख्याल आया कि हियर्स अ प्रेसिडेंट ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल बैंक, टॉप 5. उनकी मीटिंग है विद यू नो इस्लामाबाद जाना है मिनिस्ट्री से जो भी है. एंड ही इज टेकिंग योर टाइम एंड दिस इज द ओनली स्लॉट ही हैज. एंड इस लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड यू नो यस द बुक इज इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट लाइक मीजान बैंक की बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करेगा या इट्स लाइक रियली. बट बिकॉज हमारा एक वो होता था, एक कमिटमेंट था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस वक्त आ जाएं तो मिल लेते हैं. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, यू नो दिस इज अनहर्ड ऑफ, यू नो नोबडी डज दिस. आई work with other people. I have written about things that concern other people. I've never seen something like this. पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में या इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप में ऐसा कैरेक्टर है कोई? The closest approximation someone I've worked with would be, I think, Dr. Ishrat. I saw him when he was in an event in Lahore when he was the minister. He was advisor of the Prime Minister, rank of a minister. तो एक कॉन्फ्रेंस थी. तो नॉर्मली समवन, एंड वो नई नई गवर्नमेंट थी तो पावर भी थी. तो बाद की, दिस इज नॉट 22, दिस इज 18, 19. तो ही वी वर एट अ कॉन्फ्रेंस एंड उसके बाद उन्होंने हम लोग वो बाहर कॉन्फ्रेंस का जो कियोस्क होते हैं वहीं से कुछ ले लिया, वहीं से उन्होंने खा लिया. उन्होंने कहा आई एम नॉट गोना सिट फॉर द कॉन्फ्रेंस डिनर. और फिर ही स्टार्ट लुकिंग अराउंड कि भाई कोई गाड़ी है जो मुझे होटल तक ले जाए. एंड आई रैन टू द ऑर्गेनाइजर कि भाई वो पूछ रहे हैं. एंड देन दैट पर्सन केम. और फिर कोई छोटी सी गाड़ी थी, वो कोई आई थिंक कोई ये मतलब ये कि 1000 सीसी की जो गाड़ी होती है उसमें उनको बिठाया, उनको ले गए टू द होटल. आई मीन इमेजिन करें कि दिस लाइक अ फेडरल मिनिस्टर लेवल आदमी, former state bank governor, former director of the World Bank, और वो इतने casual हैं about these things. So I've not seen this too much in Pakistan. Would you use the same word for him as well? या कोई और लफ्ज आता है उनके लिए, डॉक्टर इशरत के लिए? Well, उनके लिए बहुत सारे और भी वर्ड्स आते हैं. He's an academic, but he's also a great civil servant. जैसे कि इरफान साहब के लिए भी आता है बहुत सारे वर्ड, बट single word would be a little different. What would be the single word for him? इशरत साहब के लिए reformer. Reform. And do you think that he played that same role, reformer, in the institutions he led, let's say State Bank and IBA? Yeah, absolutely. The same exact role? Yeah, but State Bank, public institution, State Bank has done, overall it has a decent history. कभी ये नहीं कहेंगे स्टेट बैंक बहुत डिक्लाइन पे गया, बट उसके कुछ इंटरनल प्रोसेसेस थे, उसके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें थी. मिश्रा साहब ने वो बहुत इम्प्रूव किया, कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए, and State Bank before him and after him changed. How? Well, talent, culture, infrastructure, trainings. So L&D, the people who joined post 2000, they were of a different caliber.
Many of those people are now at very senior positions at the State Bank. They had a exchange program, नहीं, training program in the US. So इस तरह की चीजें जो थी वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से की. IBA, when Ishrat Saab took over the IBA was going through something of a infrastructural crisis, कहूँ मैं, या needs थी, and there was this impression that it is no longer the institution that it used to be. And other institutions were coming up in Karachi and outside Karachi. And he completely transformed it, literally transformed it physically. So if you go to the main campus, I mean, I can't recognize the main campus. It's so different. And so is the city campus. The kind of endowments he was able to set up, the kind of programs that he was able to launch. So multiple levels पे changes आए. Program structure change हुआ, programs expand हुए, faculty different हो गई, faculty trainings होने लगी. उसमें जो उसका infrastructural issues थे वो solve हो गए, ज़्यादा scholarships हो गई, वगैरह वगैरह. So there's like that 8 year of his tenure, 2 tenures of 4 each, were transformative. And like I said, they're transformative in so many different ways. The kind of, if you just think about the number of PhDs that joined after Ishrat Saab had joined, it's remarkable. जब मैं वहाँ पे था, तो I think एक आध कोई full time staff में शायद एक आध कोई PhD था. Today, if you go, everybody is a doctor or at least a master's. तो जो रिफॉर्मर का जो एक माइंडसेट लेके आए थे, जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाए थे दोनों इदारों के अंदर, what in your observation, I'm assuming you spent hundreds of man hours with him as well. Over the course of both books, yes. Over the course of both the books, एक IBA वाली थी और फिर एक की अपनी बायोग्राफी जो थी. What does it take to be a reformer? मतलब आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्योंकि आपने अपना मीजान बैंक के केस में इरफान साहब को समझाया कि ह्यूमिलिटी इन एक्शन, कि वो चीजों को किस तरह अप्रोच करते थे, अवेलेबिलिटी, द वे ही वुड प्रेजेंट हिमसेल्फ, द वे ही वुड इंटरैक्ट विद पीपल, you know, so it was contradictory to a typical image of a bank CEO. ठीक है? यहाँ पे this is not his institution. Neither was IBA nor was State Bank. ये इनके इदारे नहीं थे. It's even harder. ठीक है? अपने इदारे के लिए तो फिर भी आसान है ना, आप चुन के अपने लोग ले आते हैं. ये तो एक तो स्टेट एंटरप्राइज है. एंटरप्राइज खैर नहीं, एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है और एक प्राइवेट लेट्स से सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है. दोनों में लोग मंझे हुए हैं, दोनों में एक फिक्स माइंडसेट चल रही है. उस माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल कि आप उस पीरियड से गुजर सके फ्रॉम वेयर इट इज टुडे टू वेयर यू वांट इट टू बी, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है ट्रांसफॉर्म करने में. सबसे पहले तो ये काम बहुत मुश्किल होता है. किसी भी ये टर्मिनोलॉजी जो है चेंज मैनेजमेंट, ये बहुत ही इन वोग है, बट हकीकतन बहुत मुश्किल होती है. माइंडसेट इसमें जो चाहिए होता है वो ये होता है कि आई एम गोइंग टू मेक अ प्लान. और फैजान वही बात है ना कि पता हमें है क्या है. मतलब when you enter, you will know what the problems are. And anybody with relatively good education and experience will be able to identify कि जी ये प्रॉब्लम एरियाज हैं. इन प्रॉब्लम एरियाज को एड्रेस करने के लिए मुझे ये सॉल्यूशंस चाहिए. इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे इतना टाइम और इतनी रिसोर्सेज चाहिए. एंड टाइम इज ऑफ कोर्स आल्सो अ रिसोर्स, राइट? सो दैट इज हिज एमओ कि वो देखते हैं कि ये चीज है, and then he is able to create a policy. And of course, remember his experience is first at the bureaucracy, civil services, when the civil services was at its peak. And then it's the World Bank. So वो policy बनाना और policy implement करना, वो तो that is ingrained. ये जो change management है, इसमें वही है कि once you enter at problem identification, solution, रिसोर्स प्लानिंग आपने कर दी, एंड देन एग्जीक्यूशन. तो इशरत साहब इज
excellent at execution. And then he has the force of will and the character to also make it happen. Just the right amount of seniority and flexibility and bureaucratic excellence. And here I'm not using bureaucratic in a bad word, but the follow through, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेके चलना. अगर आप उनका एक आर्टिकल भी पढ़े ना, आप गूगल कर लें, कोई भी उनका आर्टिकल पढ़ें, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड, उसका एक फ्लो है, उसका एक फ्लो होता है. बिल्कुल ऐसा. अगर उनका आप कोई स्पीच सुने, जैसे उन्होंने मेरी किताब की लॉन्च पे स्पीच की थी, तो उसमें होता है कि एंड आई थिंक मीजान इज गुड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, 1 2 3 4. So that structure is, mashallah, 80 plus. That structure has been there right from when he was a probationer at the Civil Service Academy in 1964. So वो ट्रेनिंग का हिस्सा है. फिर उनको उनकी पर्सनालिटी में वो है कि to make it happen, and then he commands tremendous respect because of this. So success begets success. He enters an institution and there's a lot of credibility that comes with him. IBA ke Shah raised almost $50 million in 5-6 years. It's a lot. It's a lot from his phone. That's insane. There's no research development department or something. It's literally his mobile phone. I spoke to one of the donors, Arif Naqvi Saab, who donated the single most amount of money, almost $14 million. So jo Aman Tower or Aman CD hai, that's him. So we met in Dubai in, September 17. And I was talking to him and he said that he donated this amount, which was more than what had been asked for. But he said, I want to make a transformative donation. And he said, the only condition I have is that this amount will be used up while Dr. Ishrat is still at the IBA. So वो tenure तो आपको पता होता है कि वो 8 साल में खत्म हो जाएगा. So the trust was on Dr. Ishrat. Okay. कि जी मैं पैसे उनको दे रहा हूँ. उनकी reputation link. उनकी reputation है. And it'll be used up while he's there. And it was. So I think Ishrat Saab's last day was, I think, end of March 16. And the Aman Tower was inaugurated maybe 2-3 weeks before that. Any surprises as you got to know him? That came up in the personality. आप एक transformative आपने एक personality describe किया. Within that personality, were there any surprises that you're like, oh, that I did not expect? Yeah, I mean, the humility part and his ability to connect with anybody from 8 to 80. एक dinner था, तो IBA का dinner था and सारा staff था वहाँ पे. यही 60th year celebrations चल रहे थे. So staff की family भी थी. तो जो gardener था, माली, तो उसका, he had this little daughter. So Ishrat Saab was interacting with that child, and the child said, मुझे आपसे बाबा की शिकायत लगानी है. And he said, क्या हुआ, क्या करते हैं? यानी मुझे बहुत डांटते हैं ये रो. तो ईशा साहब ने कहा कि अच्छा हो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें डांटें तो तुम मुझे आके बताना, मैं बाबा की जो है ना खबर फिर लूंगा. And we all started laughing and all that, right? That was, again, for me, that was a real sort of a moment ke he doesn't need to do any of this. And obviously that child must have met him, or familiarization हुआ होगा कहीं ना कहीं, जब भी वो इस तरह का interaction हो भी रहा है. So it was again a lesson of humility and how to interact with different people from different socioeconomic strata or age or education at their level. So what you've described to me actually with the two words, humble, and you said reformer, right? Transformer, reformer. You've just described, उस बंदे को आपने describe किया है जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है.
जो humble भी हो और transform भी कर सके, जो हर बंदे से connect भी कर सके, जिसमें वो अना का एक issue भी ना हो, at the same time एक systematic structured approach हो, right amount of bureaucracy, right amount of firmness, right amount of connectivity with all kinds of people हो, ताकि वो हर किसी के साथ लेके चले. ये बंदा तो हमें नहीं मिलेगा कभी भी. मतलब तो ये तो है ही नहीं बंदा, क्योंकि या तो आप रिफॉर्मर होंगे या ट्रांसफॉर्मर होंगे, आप हम्बल नहीं होंगे, या आप इतने हम्बल होंगे कि आपसे कुछ काम नहीं हो सकेगा. ये तो मुश्किल फिर है. तो ये इसका मतलब हमारे लिए इट्स डूम एंड ग्लूम. नहीं देखिए, डूम एंड ग्लूम तो खैर, मतलब वो भी तो है. I don't like to use the word impossible. The word I'm more comfortable about in this situation is improbable. So yes, it's difficult. It's improbable. Lekin, even if you are transformative and you're not so humble, you can still change the country around. For instance, like George Washington, उनके कोई account नहीं है कि he was particularly humble, but Abraham Lincoln was. Winston Churchill was certainly not humble. I don't count him as a great leader because of his colonial tendencies, but he did stand up against Nazism. I don't think Lee Kuan was particularly humble in this way. He was self-effacing, but I haven't seen or heard similar accounts of him. Maybe he was, maybe he wasn't. हमारी तारीख में, इस खत्ते की तारीख में इस तरह के लीडर्स कम हैं या मुश्किल से होते हैं, लेकिन हैं एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु, अगर हम दूसरी तरफ पे देखें, so for instance there's a very famous concept about master servant. So in the New Testament it's written that Jesus washed the feet of the apostles. हालांकि they were following him, but he was able to bring him down to that level, just to show us the sign of respect and love. अगर हमारे ही from the Muslim faith अगर आप देखें, इस्लाम में देखें, so for instance the prophet was very self-effacing. He was transformative, he was confident, obviously, you have to be, and self-effacing. So accounts हैं कि वो अपने जूते जोड़ते थे and all those things. But these are hard things. वही मैं कह रहा हूँ ना कि Faizan, in the course of my career and my writings, I must have met more than 200 CEOs in Pakistan, 250 CEOs of Pakistan, or senior people from politics, whatnot, jo bhi hai. And so have you. You have done 181 episodes. I've been told this is the 181st. You have a career. You had a career before this. You've also met a lot of people. This is a hard combination. And that is really what took me by surprise in both the things. I had not counted on Dr. Ishad being this way, to this level. And I had not thought about Mizan as a place where good ethics and the kind of lessons that we would be told ke aisa hona chahiye, waisa hona chahiye, being lived day in, day out. And that translating into a good bottom line. So it's not a binary. वो हमारे दिमाग में बाइनरी था. वो कहते हैं ना, नाइस गाइज फिनिश लास्ट. So जरूरी नहीं है. एंड उसकी लिविंग एम्बॉडीमेंट मिल गया कि ये है एम्बॉडीमेंट. वरना यू एंड आई हैव बीन टू यूनिवर्सिटी, हमने हमेशा देखा है कि वो जो एक तेज आदमी होता है उसका एक अलग तरह का ट्रेजेक्ट्री होती है एंड ऑल दैट. And a lot of people who we think are very successful, especially in the West, they're not really nice guys, right? Steve Jobs, clear example. Great guy. Ask his daughter. Ask his daughter. Ask his employees. Ask his employees. Even people who worship him as a business leader, they have no good thing to say about him as a person, as a human being. So, in all of this, in your writing, in sort of pursuing this path, there's a unique
connection you have to a very famous person, to a famous painter, Sadikan. He was your dada. That overhang, because when you have a big personality in the family that is known for the creative arts or creative expression, right? And what you're in a way doing is कि आप एक concept को लेके आप अपने आप को express कर रहे हैं, उस concept को digest करके. Do you think that having that role model in your family had an influence on you? It absolutely did. And it continues to. And what is that influence? You see, Dada Sadikan was not just a great painter. He was this larger than life Dirvesh-like figure that went against the grain. So, his non-commercial angle, then his lifestyle, his own personal philosophy, the way he was with people, tremendously charismatic, and this sort of very unique rock star-like aura and persona. His sherwani, his kurta pajama, his style of talking, everything is so distinctive. And when you grow up with something like that, it does affect you, because there's a part of you that wants to be exactly like that, but then there's also a part of you that wants to chart out your own path. And if you look at the children of very creative people, or the people who have grown up with very creative people, like close family members, whether you look at writers or painters and all that, they'll say the same thing. It's like living under a massive tree. It offers shade, but you need your own sunlight also to grow, right? So, so it's a very, it's consciously I have to work at lessons to take, and then also craft, who I am, right? So if you had to describe him in one word. Oh, that's a very, very difficult one. Well, I'm going to describe him as the way he used to describe himself, right? As a Dirvesh. तो उसको break up करें. Dirvesh में multiple things come to mind when I think of the word Darvesh, right? Free spirit, easygoing, yet strong in a certain belief system and principle. Absolutely. And a rare combination of supreme confidence, yet a certain humility. Again, very difficult. इनकी जो humility में और उनकी humility में क्या फर्क था? उन दादा सादिकियन की ह्यूमिलिटी है कि उनसे फरादीबा द एम्प्रेस ऑफ ईरान या शाह खालिद, शाह फहद ने उनसे कहा कि भाई आप मेरी तस्वीर बना दें, नहीं बनानी और नहीं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन जिना अस्पताल की जो स्वीपर है लक्ष्मी, हिंदू लेडी, उनकी उन्होंने बना दी अपने शौक में. सो दैट्स द ह्यूमिलिटी के एरोगेंस नहीं हुआ वो एक तरह से? कोई आपको बड़ा एक बोल रहा है कि यार आप बना दे हमारी, तो आपने कहा नहीं भाई मैं नहीं बना रहा, वो एक तरह से एरोगेंस नहीं हुआ? वही मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से सेल्फिश होके कहा यार मैं उसकी बना देता हूँ. Well, because he had certain feelings about that person's, character, where they're coming from. Basically, the idea is I'm not for sale. I don't want to do it. I'm not going to do it. So that's different from humility. That is his form of confidence. That's supreme confidence, Yeah. right? So, उनका interview है, you can YouTube पे, you can look at it. कि वो कह रहे हैं कि मैं तारीफ या बुराई से बेनियाज हूँ. And the person I am ultimately responsible to is me and my God. ठीक है? And this interview is at a later stage of his life. It's from the 80s. So it's at a point where he has done it and
उनको शायद एक आइडिया भी होगा कि ही इज नॉट वेल, सो दिस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज एग्जिस्टेंस है। तो वो सॉर्ट ऑफ ये जो बेनियाजी है ना, ये भी बड़ी मुश्किल चीज है कि आप मेरी तारीफ करें ठीक है, आप मेरी बुराई करें ठीक है। आई एम ambivalent, yeah, sorry, I to either things or both the things. So ये stoicism की आखिरी लिमिट है, समझ लीजिए। So he, you know, he is a fakir, he is a dervish, he is coming from a certain background, from Amroha, from a family which which has been producing calligraphers and orators and poets and all that, and he is defining himself in the most fakir-like or anti-capitalist ways than anybody else. I mean, even Ghalib, great poet and all that, wanted wealth and recognition from those in power. So he wanted his pension, and he wrote paeans or odes or qaside for Queen Victoria for his pension. So Dada Sadiqian is, I mean, he probably wouldn't like me to say this, but he's actually one level above when it comes to the non-material aspect of the life. And that's a very, very difficult state to be in. जैसे आप कह रहे हैं कि कोई आपसे कह रहा है कि भाई मुझसे पैसे ले लो, पेंटिंग बना दो, तो बना दो। नहीं, पैसे ना लो, हाँ, पैसे ही बना दो। No, but वो हुआ ना कि he was doing exhibition in I think Abu Dhabi, and someone came and said ke, how much is this for? And it was actually an Arab with an interpreter कि भाई ये मुझे उनका नहीं है, it's not for sale. So the guy asked a few times, I'm going to compress it, he asked a few times, would come one day or the day after, and then eventually he started getting angry. So the interpreter said that he wants it. So kind of, well, he's been coming for a few days, so I will not sell the work because I don't want to sell it. So I'll just gift it to him. So he was defining himself in that way. I think you answered my earlier question without realizing you answered it. I asked you why you write, and you answered it when you just said your grandfather came from a family of creative expressionists in different forms. The apple never falls far from the tree. Yeah, I mean, it usually skips a generation. ये भी कहते हैं ना कि it usually skips a generation. And I hear this quite a bit. And I can tell you, growing up was difficult, because the minute someone realizes that you're from this background, they look at you differently. And the first question is, do you paint? No. I should have asked you. So that, and I can't draw a cat. So wahan se jo na, then you're sort of defining yourself ki yaar, if I don't paint and if I'm this person, then what's happening? So I think consciously or subconsciously that came in. And it's an interesting legacy to have grown up in. You grow up and you see paintings all around you. You see your grandfather, you see his cronies or his fans. Then you grow up hearing stories. In 1966, when Zulfikar Bhutto was the commerce minister, he came to our home. First, a messenger came that someone's coming over and he wants to meet Dada Sadiqian. And my grandmother started cleaning his room, his studio, where he was supposed to come and take a look at some of the works. And like any artist's room, it was full of used paint brushes and cigarette butts and, empty cups of tea and all those things. And he comes, he sort of asks, why are you cleaning my room? And she's like, Bhutto Sahab aane wale hain. So he's like, वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वहां बैठेंगे जहां मैं बैठता हूँ. मैंने तो नहीं कहा कुछ कि वो आए या ना आए. So he left the room as is.
So, very interesting accounts, and then वही बात है ना फैजान, then इतने interesting accounts में फिर ये जिंदगी जो है ना आपको बड़ी फिर colorless भी लगने लगती है. Hearing these sort of larger than life stories makes you sort of think about your own existence in a very interesting way. Craziest story you've heard about him? Well, this is pretty crazy. The way he was able to manage relationships with people very different from him in every way. For instance, Ziaul Haq. So, Dada Sadaqain with his figurative paintings of women and monsters and capitalism and XYZ. But he has to deal with General Ziaul Haq while he's painting at Faisal Mosque. And at the same time, he's painting Lakshmi, the sweepress at Jinnah Hospital. So to have that range of patience, अब उसको जो गोरे होते हैं वो उसको इमोशनल कोटेंस कहते हैं या सोशल कोटेंस कहते हैं, जो हमारे यहाँ उसको क्या कहेंगे, बट या पेशेंस इज वन थिंग, बट जस्ट हैविंग दैट रेंज एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी to do all of this, and again it's not easy, and doing it without any servility or any hypocrisy. This is who I am, and I'm going to be doing this, and deal with it. And of course he had his habits, right? So he had a particular lifestyle. Could those set of personality traits ever run an institution like Mizan Bank or IBA? I mean, if you're asking me whether Sadiqain would be a fantastic banker, I don't think so. Institutional builder. क्योंकि दोनों जो दूसरे कैरेक्टर्स जिसके हम डिस्क्राइब किए थे, दोनों ने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए थे, राइट? या रिफॉर्म किए या बिल्ड किए या ट्रांसफॉर्म किए, जो भी जिस तरह से भी आप कहें, दे वर इंस्टीट्यूशनल लीडर्स. He was a creative expressionist in a sense. But वो इंस्टीट्यूशन को फिर आपको डिफाइन करना होगा ना. He did create an institution. That's what I'm coming to. In a way, he did. Yeah, of course he did. That he is if you think about the institution of art in Pakistan, the first name that comes to mind is his. Yeah. So but it's a completely different way of doing it. People like him are institutions. So he is the institution. Yeah, he is an institution in his own self. Because जैसे institutions influence करते हैं, वो नए paradigms create करते हैं, नए vistas खोलते हैं, उसी तरह से शख्सियात भी करते हैं. So for instance, Faiz Ahmad Faiz is an institution. Sadiqain is an institution. John Elia is an institution. But they're not institutions with brick and mortar or a balance sheet. उनकी जो P&L statement होता है वो अलग तरह का होता है. How are they influencing society? How are they making people feel or think? So it's a different type of space. But generally, people with that level of charisma and talent or drive, they are institutions in themselves. So then this was very interesting. Thank you so much for sharing your experiences with qualities of leadership. I think different qualities of leadership that really leave an impact. I think that's my takeaway from this. क्योंकि तीनों जो characters हमने describe किए थे, तीनों के अंदर बहुत unique qualities थी. And I think we need that in our lives in building institutions, all three, to be honest with you. Not just the reform and the transformation and the humility, but you also need to be a little bit of a darwish. Because अगर आप अपने ज़हन थोड़े से मलंग नहीं होंगे, आप बिल्कुल ही fixated होंगे, तो नई चीजों पे काबू करना, नए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को लेके चलना इम्पॉसिबल है. So मेरी जो पिछली 2 किताबें हैं, उनके अगर आप
टाइटल्स देखें तो एक तो है अनरावलिंग गोर्डियन नॉट्स, राइट, एंड वी ऑल नो गोर्डियन नॉट इज व्हाट Alexander the Great met or had to untangle, and he didn't, he just slashed it. So Ishad Saab is unraveling Gordian knots, right? So that takes a particular type of thinking. And Mizan Bank is unconventional. So वो जो दरवेश को अगर आप आसान कर दें, take out the sort of the more metaphorical aspects of it, and you distill it into a simple word, it's unconventional. क्योंकि conventional path पे तो transformative leadership नहीं होती है. You have to break the mold and hence be unconventional to either be a reformer or a fantastic path-breaking artist or the creator of a financial institution which creates new paradigms. Amazing. Thank you so much. Best of luck. Wish you all the best with your next book. Thank you. My pleasure. And thank you for tuning in. Like, subscribe, comment, kijiye, and we'll see you in the next episode. Bye-bye.